नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 45। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको पता चले कि सब्सक्राइब किए तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, इसलिए। ठीक है, बार बार शेयर करना ना पड़े, इसलिए। ठीक है, और जिसको लेक्चर पसंद आया वो लाइक कीजिए, जिसको नहीं पसंद आया वो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पता चला। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है। ठीक है, ताकि मैं भी अपने वॉइस में या फिर स्टडी स्टाइल में या फिर कुछ भी मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो मैं कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा शेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बी ग्रो योर सेल्फ, यानी कि खुद ही तू आगे बढ़। ठीक है, किसी को सहारा मत ले। ठीक है, किसी का सहारा मत ले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिविल सर्विसेज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, काफी बच्चों द्वारा पूछा गया था कि सर चैनल कहाँ से मतलब ज्वाइन करें या फिर यूट्यूब में कैसे खोले। तो ये है मेरा ऑफिशियली फेसबुक अकाउंट। ठीक है, फेसबुक अकाउंट है। तो आप सीधे मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी हो मुझे डायरेक्टली मैसेंजर पे, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, मैं डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे आप। ठीक है, मैं ही बात करूंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर यहाँ यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में तो है ही, तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको चैनल खोलना हो तो सीधे ये रहा, ये मार्क है ना, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे ना आप, तो सीधे यूट्यूब की एप्लीकेशन में ही खुलेगा। ठीक है, और किसी क्रोमा की या क्रोम की वेबसाइट या फिर किसी भी नेट की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा, सीधा ही सीधा आपका यूट्यूब खुलेगा और हमारा चैनल आ जाएगा जिसका नाम है सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, शेयर करना मत भूलिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में पूछा गया है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका सचिवालय दुबई में है। तो कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि पहला कथन ही सही है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। पर दूसरा कथन गलत है। अब देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, देखिए पहले जान लेते हैं। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन, ठीक है, उसके काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर यानी कि इस्लामिक कॉरपोरेशन सहयोग संगठन है, उसके जो मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं मीटिंग में, उसमें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पारित किए गए अनुसूचित प्रस्तावों को खारिज कर दिया। यानी कि जो जो जम्मू कश्मीर पर जो कोई भी गलत बातें की गई या फिर खराब बातें, माना कि खराब बातें जैसे झूठी बातें बोल सकते हैं ना, जैसे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कैसे जम्मू कश्मीर को किसी भी फॉरेन जो सम्मेलन होते हैं, कोई भी यूएन सम्मेलन हो या फिर कोई भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या कुछ भी सम्मेलन में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड काफी गलत बातें बोलता है। ठीक है, तो ऐसी बात हो, यानी कि ये अनुसूचित प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। यानी कि जो अनुसूचित प्रस्ताव की दिए हैं उसको इंडिया ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर थे जो उठकर चले भी गए थे जब इमरान खान है वो लेक्चर दे रहे थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर। देखिए, ओआईसी की स्थापना 1969 में की गई थी, यह बात सही हो गई। आईएमपी याद रखने वाली बात है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसके 57 सदस्य है, तो 57 सदस्य याद रखने वाली बात है। ठीक है, और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, किसके बाद? संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और दुनिया के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए कार्य करना है। इसका उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य ठीक है, सिंपल है कि इंटरनेशनल पीस करना, और ठीक है, और सद्भाव यानी कि अच्छा भाव से सबके साथ समान व्यवहार और अच्छा व्यवहार को बढ़ावा देना, और दुनिया में मुस्लिम समुदाय है, जितने मुस्लिम समुदाय है
उसके हितों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए कार्य करना है। इसका स्थायी सचिवालय जद्दा यहाँ के सऊदी अरब में है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, दुबई में नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, यानी कि दल बदल कानून है वो 52 जो संविधान संशोधन द्वारा दल बदल संबंधित 10वीं अनुसूची में संविधान में इसको दल बदल को जोड़ा गया। ठीक है, इसके कानून को। अब इसके संबंध में न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि दूसरा कथन गलत है, यानी कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, ये कथन गलत है। अब आइए, पहला कथन सही हो गया है। ठीक है, तो ये और सही है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों कि 52वें संशोधन और दल बदल कानून और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 10th शेड्यूल में। ठीक है, तो याद रखना है ये। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ ना कि याद रखना इम्पोर्टेंट है, वो रियलिटी में मैंने खुद एग्जाम देकर एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। इसलिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, या फिर जो इसमें आपको स्क्रीन पर या फिर लेक्चर में इंपॉर्टेंट लगे वो अपने आप लिख दीजिए। ठीक है, आपको काम आएगा, मैं 110% गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम देंगे ना, याद करेंगे मुझे। ठीक है, देखिए मामला क्या है पूरा देख लेते हैं ना, बहुत टाइम चला जाता है फिर। लोकसभा में अयोग्य घोषित, हाल ही में लोकसभा में अयोग्य घोषित भारत के पहले संसद सदस्य कौन है? लाडू होमा। ठीक है, इसका नाम याद रखना। लाडू होमा को मिजोरम विधानसभा सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब आप करंट न्यूज पढ़ते होंगे। ठीक है, न्यूज तो आपको पता होगा कि क्या किस कारण की वजह से इसको अयोग्य घोषित कर दिया है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, अरे सॉरी, ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाँ, ठीक है, तो सही है। 1995 को जोड़ी गई थी। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 1995 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल, यानी कि दल से बदल जाते हैं जो व्यक्ति, जो दल है, ठीक है, उससे संबंधित 10वीं अनुसूची में अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। साथ ही इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया था। ठीक है, अयोग्यता की प्रक्रिया, यानी कि ये कैंडिडेट अयोग्य है, योग्य नहीं, या फिर ये दल अयोग्य है। ठीक है, और संसद और राज्य विधानसभा, याद रखना संसद और राज्य की जो विधानसभा है उन दोनों पर, अब आपका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखिए इसमें से क्या निकलना है, राज्य विधानसभा। अब आपको ये नेट पर सर्च करना है कि किस राज्य में राज्य विधानसभा है और किस में नहीं है, तो ये आप नेट पर सर्च कर लेना। यही होता है एग्जाम की रियल स्मार्ट वर्क। ठीक है, यह कानून समान रूप से लागू होता है। दल बदल कानून लगाने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। इंपॉर्टेंट है, फिर से याद रखना कि जिसको अधिकार होता है दल बदल कानून के, जो अधिकार होता है, जो निर्णय देने की शक्ति होती है, वो अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा स्पीकर और सभापति के होते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है, ना कि जो न्यायालय बोला गया था ना यहाँ, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय। ठीक है, न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं होता। ठीक है, किसका होता है? अध्यक्ष या फिर सभापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएएम प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आगे देखते हैं एडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी बच्चों को पता ही नहीं होगा ये क्या है। ठीक है, यह आसियान और इसके वार्ताकार यानी कि डायलॉग पार्टनर देशों के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। भारत इसके वार्ताकार देशों में शामिल नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन गलत है।
ठीक है, आंसर है अपना बी। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2007 में सिंगापुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्री यानी कि आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, आसियान के जो मेंबर्स है उसके फॉरेन मिनिस्टर, उसकी मीटिंग, ठीक है, यानी कि ADMM, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, इसको ही बोलते हैं ADMM। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, PCS में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्म क्या है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग यानी कि ADMM की दूसरी बैठक में ADM प्लस की स्थापना के लिए संकल्प पत्र यानी कि एक संकल्प, हम लोग जो संकल्प लेते हैं ना, न्यू ईयर शुरू होता है तो एक संकल्प के, आज से सिगरेट छोड़ दूंगा, दारू छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ठीक है, गंदी बात नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, तो ये इसमें ही ऐसा कुछ संकल्प लिया गया यानी कि एक संकल्प पत्र अपनाया गया था, जिसमें अब क्या है कि ADM प्लस आसियान और इसके वार्ताकार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास हेतु और सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। तो ये इसका काम है। ठीक है, ये IMP है। तो ये याद रखना कि क्या IMP है कि जो आसियान देश है और इसके वार्ताकार देशों के लिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता, ये तो काफी नॉर्मल, ठीक है, काफी मतलब कोई भी सम्मेलन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ये तो मोटो ही रहता है कि शांति, स्थिरता, डेवलपमेंट और सुरक्षा, ठीक है, उसमें मजबूती प्रदान करना, यानी कि दो देशों के बीच में अगर वार्ता भी होती है तो ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और तीसरा क्या होता है इसमें, आतंकवाद, ठीक है, टेररिज्म, इसके बारे में सोचना, इसको बंद करना, टेररिज्म को कैसे रोका जाए। ठीक है, तो ये लंबे समय की प्रक्रिया के बाद ही आपको पता चलता है। ठीक है, ADM प्लस के वार्ताकारों में कौन है कि भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और USA, यानी कि ये तो दुश्मन देश भी साथ हो गए। ठीक है, देखिए कौन है, देखिए भारत, चीन आ गया, फिर आ गया USA और चाइना, ये भी आमने सामने आ गए, फिर साउथ कोरिया और चाइना। ठीक है, तो रूस और अमेरिका यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। EDM प्लस के वार्ताकारों में याद रखना है कौन कौन से देश है, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, रूस और USA। ठीक है, सामूहिक रूप से इन्हें प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लस देशों की आपको 5-6 नाम दिए होंगे एग्जाम में, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि 5-6 नाम दिए गए और उसमें बोला होगा कि इसमें प्लस देशों की सूची में कौन कौन से कंट्री है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रखना और आसान है। ठीक है, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका। आप सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ल्ड में दुश्मन देश कौन कौन से, तो 4-5 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चाइना याद हो जाएगा, USA याद हो जाएगा, रूस याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचे कौन कौन, एक साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक ही बना लीजिए। ठीक है, देखिए कौन सी ट्रिक बनती है, देख लेते हैं। देखिए जापान J, फिर ऑस्ट्रेलिया A, न्यूजीलैंड N और दक्षिणी कोरिया N, यानी कि हो गया। और ये तो दुश्मन देश हो गए, भारत, चीन, रूस और अमेरिका, यानी कि NSAJ, NAS, ठीक है, या फिर JNS, या फिर कुछ भी आप अपने तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अब अबाउट द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, अब क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये तो हो गया कि चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, ये हो गया। अब इसका इनॉग्रुअल ADM प्लस वॉज कन्वेंड हनोई, वियतनाम 12 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2010 को। और सिंस 2017 द ADM प्लस मीट्स एन्युअली, यानी कि वार्षिक बैठक, इनहांस्ड डायलॉग एंड कोऑपरेशन अमंग आसियान एंड प्लस कंट्रीज, द मिडेस्ट increasingly challenging regional security environment सॉरी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, देखिए आसियान मेंबर स्टेट्स बिल्डिंग कैपेसिटी, एड्रेसिस शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस, वाई कोग्निसिस्ट डिफरिंग कैपेसिटीज, वेरियस आसियान मेंबर स्टेट प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना,
कॉन्फिडेंस बिटवीन डिफेंस, रक्षा के लिए उपाय सोचना और रक्षा के लिए दोनों देश साझा करना, ठीक है। थ्रू गेटर डायलॉग एंड ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखना, ठीक है। और पीस आना, स्टेबिलिटी, कॉर्पोरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, ये सब आपने बताया, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे। देखिए ये है आसियान कंट्रीज, ठीक है। तो याद रखना ये आसियान कंट्रीज 10 मेंबर कौन से हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है। ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और फिलीपाइंस, ठीक है। ये सब है आसियान कंट्रीज, ठीक है, याद रखना। अब शहतूत बांध के बारे में पूछा गया कि किस देश में बनाया जा रहा है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि अफगानिस्तान सही आंसर है। आइए देखते हैं। देखिए हाल ही में भारत ने अफगान सरकार को काबुल के पास शहतूत बांध के निर्माण में सहायता देने पर सहमति व्यक्त की, यानी कि अफगान सरकार को काबुल के पास शहतूत बांध का निर्माण बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। किसने? भारत ने, ठीक है। इस बांध का निर्माण काबुल नदी की सहायक नदी मैदानी नदी पर किया जाएगा। तो शहतूत डैम और साथ में याद रखना कौन सी नदी? मैदानी नदी, ठीक है, इस बांध पर किया जाएगा। किसकी नदी है मैदानी नदी? काबुल नदी की सहायक नदी मैदानी नदी पर किया जाएगा, ठीक है। इस बांध को काबुल शहर से 2 मिलियन लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 2 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। अगर आप मुझे ये बताइए कि 2 मिलियन मतलब कितने उसमें कितने जीरो होते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बहुत मतलब जोकेबल क्वेश्चन जोक होता है, पर फिर भी बताइए, ठीक है। देखिए ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर पीओके में हमारा बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान को टच करता है, ठीक है। काफी बच्चों को नहीं पता है, पर अफगानिस्तान में हमारा लद्दाख वाला जो एरिया है वो टच करता है। तो टच कंट्री में अफगानिस्तान का नाम होना चाहिए। और ये रहा शहतूत डैम, ठीक है, यहाँ पर है बनाया गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नदी कहती है, ये शायद मैदानी नदी होगी, ये मैदानी नदी है और यहाँ पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है और असम में इस ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना एक नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। अब देख लेते हैं। देखिए चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की योजना बना रहा है। तो बहुत, अब आप मुझे रणनीति चीन की क्या हो सकती है, आपको अगर थोड़ा भी क्लिक हुआ होगा तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि क्यों यहाँ पर बना रहा है विद्युत परियोजना का निर्माण। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर 3000 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, भारत का नाम आ गया, ये है इसकी रणनीति चीन की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है और इसे यरलुंग सांगपो भी कहा जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? कि तिब्बत के पुरंग जिले में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पुरंग जिला और तिब्बत, ठीक है, ये इस ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है। और दूसरा क्या है कि तिब्बत के होते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में राज्य यानी कि तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी कि गंगा से जो ब्रह्मपुत्र संगम करती है और इनके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है तो इसकी दोनों की धारा को क्या कहा जाता है? दोनों नदी मिलने से इसे मेघना कहा जाता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कहाँ से शुरू होती है? तो पुरंग जिले से, ठीक है, तिब्बत के पुरंग जिले से शुरू होती है
फिर आती है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, भारत में अरुणाचल में आती है, अरुणाचल प्रदेश से फिर जब वो कहाँ पर जाती है कि संयुक्त राष्ट्र था, यानी फिर से गंगा में मिलती है, ठीक है। अब गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है और उसका नाम दिया जाता है मेघना और गंगा, और इसे गंगा और सॉरी ब्रह्मपुत्र मिलती हुए उसे मेघना कहा जाता है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आइए अब देखते हैं पूरा का पूरा। देखिए यहाँ से शुरू हुई तिब्बत से, ठीक है ये येरुलंग, ठीक है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आ गया, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ गंगा से मिल गई, ये यहाँ और ये दूसरा, ठीक है, गंगा से मिल गई, यानी कि यहाँ पर मेघना कहा जाता है, और यहाँ से नीचे सुंदरबन से बे ऑफ बंगाल में गिर गई, ठीक है। तो आइए देखिए, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर घृणास्पद या अपमानजनक पोस्ट डालने पर दंडित करने के लिए राज्य पुलिस अधिनियम में एक नई धारा 118A IMP है। आगे आंसर मिलने के बाद याद रखना 118 है धारा, ठीक है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि केरला। हाल ही में सोशल मीडिया में जो गाली गलौज होती है या फिर कुछ भी महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी की जाती है, गंदी बातें की जाती है, तो ये घृणास्पद बात है, अपमानजनक बात है, तुम तो ऐसी हो कैसी हो, गंदी गाली गलौज हो जाती है। धमकी भरे पोस्ट डालने पर दंडित करने के लिए केरल सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा नई धारा 118A, केरल द्वारा 118A जोड़ी गई है। अब यदि ये प्रकाशित सामग्रियां जानबूझकर गलत और भ्रामक तरीके से अपमानित करने का कारण है, तो साबित होने पर उसे, यानी कि ये जानबूझकर ऐसा घृणास्पद अपमानजनक धमकी भरे कमेंट या फिर मैसेजेस या कुछ भी सोशल मीडिया पर ऐसा काम किया है, तो उसे ये साबित हो जाए तो उसे 3 साल तक 3 ईयर तक कारावास, जेल, ठीक है, 3 वर्ष तक जेल और 10,000 रुपए का नकद जुर्माना अथवा दोनों से दंड किया जाता है, ठीक है। हालांकि केरल सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि अभी केरल पुलिस एक्ट की जो नई धारा 118 है उसको वर्तमान रूप में लागू नहीं किया गया, यानी कि वर्तमान रूप में इसे लागू नहीं किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए ये रहा केरला का मैप, देख लेते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट, यही तो निकालना है यार, सबको जोड़कर एग्जाम निकालना है। केरला का मैप देख लेना चाहिए, केरला नाम सुना तो केरला का मैप लेना चाहिए, फिर उसमें जियोग्राफी से रिलेटेड ये हो गया, फिर कौन से पाक होते हैं वहां पर, सबसे ज्यादा पाक कहाँ से होते हैं, तूफान कौन सा है, तो ये सब इसका करंट जोड़ देना चाहिए। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटका इसे टच स्टेट है, और यहाँ पर है लक्षद्वीप, और ये अरेबियन सी, और ये रहा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूर्व पश्चिम औद्योगिक गरियालय से होकर गुजरेगा और पूर्वी सियांग जिले में रक्सिन तक जाएगा। किसके बारे में? फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना। और यह राजमार्ग दिबांग वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरेगा। तो कौन सा कथन सही है? एक दो और नहीं है को नहीं दो, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्या है फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट। अब लद्दाख में, किसमें? लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बाद से ही सैन्य बलों की तीव्र आवाजाही के लिए भारत तिब्बत सीमा पर महत्वाकांक्षी फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, किसकी सीमा पर? भारत और तिब्बत की सीमा पर यह प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। इसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे या फिर मांगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहा जाता है। तो दो नाम याद रखना कि इसे मांगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे और अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे, ठीक है, दो नाम। और ये नाम तो है ही, फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर है। इस राजमार्ग अरुणाचल प्रदेश की तलहटी, भैरवकुंड, असम और भूटान से ट्राई जंक्शन पर प्रस्तावित पूर्वी पश्चिम औद्योगिक गलियारे से होकर गुजरेगा और पूर्वी सियांग जिले में रक्सिन तक जाएगा, ठीक है, रक्सिन तक जाएगा। कहां से? भैरवकुंड, ठीक है, भैरवकुंड से, ठीक है। 2000 किलोमीटर तक लंबी सड़क परियोजना मैकमोहन रेखा से लगभग समांतर है। मैकमोहन रेखा कहां पर है? चाइना और इंडिया का वो जो बॉर्डर है वहां पर मैकमोहन रेखा है। देखिए ये रहा, यहां पर ये बनाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर
ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है चाइना, और ये रहा तिब्बत, ठीक है। और ये रहे, एक मिनट, ये रहे हमारे प्यारे मोदी जी बहुत चर्चा में रहते हैं। सेंट्रियल-6 मिशन के बारे में यह रिपीट क्वेश्चन आ गया है। रिपीट क्वेश्चन है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने डाल दिया है। यह मिशन महासागरों की गहराई को नापने के लिए तैयार किया गया है। यह मिशन नासा द्वारा विकसित किया गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो नहीं, एक और नहीं दो, तो ये कथन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों ने अगर पहले मेरी सीरीज देखी होगी तो उसको ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अब ठीक है, अब इसके लिए मैं स्पेशली ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे की टेस्ट में ये मिशन समझा दिया है विथ फिगर, ठीक है। तो इसलिए आप जो इसने पहला का लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिएगा, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया गया। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है अशोक स्तंभ का अभिलेख। इस समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। किसने? हरिशेन ने, ठीक है। 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था ये अभिलेख। इसकी प्रयाग प्रशिष्ट या समुद्रगुप्त की प्रशिष्टि भी कहा जाता है। प्रशिष्टि का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा कि प्रशिष्टि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसमें उनकी समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया गया है और उसे ईश्वर के बराबर किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसको ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है, तो उसका नाम है समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त का योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है, जो एक अच्छा कवि भी था। कौन? समुद्रगुप्त, जो संगीत प्रेमी राजा था और वीणा भी बजाता था और उसके गुण सिक्कों पर भी दिखाई देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी टाइम हो गया है। देखिए हाल ही में लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात निवार का नामकरण बांग्लादेश द्वारा दिया गया है या फिर 2004 में भारत की पहल पर हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण की व्यवस्था शुरू की? तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो नहीं, एक और नहीं दो। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देखिए। इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। देखिए हाल ही में चक्रवात निवार के कराई कलर पुडुचेरी में लैंडफॉल की संभावना की गई है। लैंडफॉल मतलब बाढ़ की स्थिति, ठीक है, जो लैंडफॉल आता है ना, तूफान। निवार वर्ष 2020 में जारी उत्तरी हिंद महासागरीय चक्रवात के नाम से नई सूची में शामिल किया गया है 2020, ठीक है, याद रखना निवार। इसका तीसरा नाम है जिनसे ईरान द्वारा दिया गया है। किस द्वारा दिया गया है निवार नाम? ईरान द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसलिए पहला कथन गलत है। इस सूची में पहला नाम निसर्ग, दूसरा नाम गति, तीसरा नाम निवार, ठीक है। बांग्लादेश तथा भारत ने दिया था नई सूची। पहला और दूसरा नाम किसने? पहला बांग्लादेश ने, दूसरा भारत ने गति दिया था और बांग्लादेश ने निसर्ग, ठीक है। नई सूची के ये नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। 13 नाम दिए हैं, ठीक है। अब भारत ने पहली बार, भारत की पहल पर, ठीक है, भारत की पहल पर 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, कौन से? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका ने महासागरीय तूफानों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की थी। नामकरण की व्यवस्था इन 8 देशों ने शुरू की थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है ये, पर तो भी 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अब ये है फेज ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। हाल ही में बहुत चर्चा में कोरोना, आप मतलब ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो दे देता हूँ, ठीक है, भले आप थोड़ा टाइम निकल जाए, ठीक है। देखिए कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए 6 फेज से गुजरना पड़ता है। कौन सा है? पहला एक्सप्लोरेटरी। अब उसमें क्या होता है एक्सप्लोरेटरी में कि पहले सर्च किया जाता है कि कौन सी मतलब किस चीज पर ये वैक्सीन बनानी है, क्या है पूरा मामला, ये पहले सर्च पूरा किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल का अर्थ क्या होता है कि इसे जीव जंतु पर ट्राई किया जाता है। जो चूहे होते हैं, बंदर होते हैं, उस पर ट्राई किया जाता है प्री क्लिनिकल, ठीक है। उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है, टेस्टिंग बोलते हैं ना, टेस्टिंग किया जाता है। तीसरा क्या है कि क्लिनिकल डेवलपमेंट, यानी कि क्लिनिक में डेवलप करना, जानना है कि उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये सब कुछ जानना, ठीक है। और
लोगों पर भी थोड़े बहुत ट्राई करना, 1000 लोग, 1200 1500 लोगों पर भी ट्राई करना। तीसरा क्या होता है कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, यानी कि पूरा का पूरा ये जो तीनों प्रोसेस हुई है उसको चेक करना, ठीक है, उसको चेक करना और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेना और उसके सही से आंकड़े बिठाए गए ये फिर देखना। फिर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, पूरा का पूरा यहाँ पर अप्रूवल मिल गए, यानी कि जो बोलते हैं ना कागजी कार्रवाई, तो उसको पूरा कागजी कार्रवाई पूर्ण होती है, ठीक है। अब होती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में होता है दवा बनाई जाती है, मतलब तो, और इसके बाद होता है लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में मार्केटिंग या फिर पूरा का पूरा चेकिंग किया जाता है, किस देश में कहाँ, मतलब सॉरी किस स्टेट में कितनी भेजनी है, ये फिर क्वालिटी की कंट्रोल की जाती है, कितना साइज, कितना माप, कितना कंटेंट है, ये सब कुछ ये 6 फेज से होने के बाद आपको वैक्सीन मिलती है, ठीक है। तो बस इतना ही आज का रहा, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए प्लीज़ और प्लीज़। तो जय हिंद, जय भारत।